हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजबाला आपके अपने यूट्यूब चैनल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पीजीटी हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं और जिसमें हम निरंतर आपके पाठ्यक्रम में शामिल जो रचनाएं हैं उन पर विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और आज हम बात करेंगे किस पर? फिराक गोरखपुरी। ठीक है, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयां आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। तो पहले हम आपके यहाँ पर आरोह भाग 2 के अंदर जो उनका जीवन परिचय दिया हुआ है उस पर चर्चा करेंगे और उसके पश्चात उनकी जो रुबाइयां हैं उनकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? रघुपति सहाय। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से बनता है, पूछा जा सकता है कि फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है। तो आप याद रखेंगे, रघुपति सहाय जो है वो इनका मूल नाम है। ठीक है, जन्म कब हुआ इनका? 28 अगस्त कब? 1896 में। कहाँ हुआ? गोरखपुर में हुआ। और ये गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। शिक्षा कैसे हुई? रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत हुई, बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित। ठीक है, ये डीसी के पद पर कार्यरत थे, पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में क्या कर दिया? अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल भी इन्हें जो है वो काटनी पड़ी थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में फिर ये क्या रहे थे? अध्यापक रहे थे। ठीक है, देखिए, यहां से आपका यदि प्रश्न बनेगा तो कैसे बनेगा? प्रश्न आपका बनेगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक रहे थे, या तो इलाहाबाद का नाम बदल दिया जाएगा या अंग्रेजी विभाग की स्थान पर जो है वो हिंदी विभाग लिख दिया जाएगा और संगत असंगत में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। यहाँ या फिर क्या किया जाएगा, इनका जो ये जो जन्म तिथि है इसको बदल दिया जाएगा और यहां से संगत असंगत में प्रश्न पूछा जा सकता है। यहां से इस तरह से आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है, फिर देखते हैं इन्हें कौन कौन से सम्मान मिले थे। इन्हें सम्मान मिले थे गुले नगमा। गुले नगमा पर इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और वो कब मिला था? 1960 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और फिर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको 1969 ईस्वी में। और मैं बता देती हूं कि ये मूल रूप से क्या थे? उर्दू के लेखक थे, उर्दू के शायर थे। और इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं? गुले नगमा, बज़्मे जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई। ठीक है, और निधन हुआ था उनका 1983 ईस्वी में। तो इस प्रकार आपको ये जो है इनकी रचनाएं भी याद रखनी होगी, क्योंकि 3 इनकी रचनाएं दे करके और जो है चौथी कोई और रचना दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बताइए असंगत कौन सी है। तो आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी होगी। अगला प्रश्न आपका कहां से बनेगा? देखिए, अगला प्रश्न आपका यहां से बनेगा। एक प्रश्न इस तरह का जरूर आता है और कई बार तो इनकी संख्या 4 से 5 हो सकती है। 4 से 5 कैसे होगी? मूल रूप में 4 से 5 प्रश्न नहीं आते हैं, बल्कि 4 से 5 प्रश्न किस प्रकार आएंगे? जैसे कि 4 जो है वो इस तरह की पंक्तियां देकर के मिलान आपसे करवाया जा सकता है। एक तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और एक किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है? एक ये पूछा जाता है कि ये जो पंक्ति है ये दे करके और जो है 4 जो विकल्प आपको दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है बताइए किसकी पंक्ति है। तो इस तरह से प्रश्न आता है। ठीक है, इसीलिए हर जो पाठ है उसके अंदर इस तरह की जो पंक्ति आ रही है वो आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है। आप हर पाठ की इस तरह की पंक्ति जो भूमिका में मिल रही है उसे जरूर याद कीजिएगा। हर प्रश्न में आ रही, हर एचटेट के पेपर में आ रही है। ठीक है, अब तुमसे रुखसत होता हूं, आओ संभालो साजे गजल, नए तराने छेड़ो मेरे नगमों को नींद आती है। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। देखिए, अब तुमसे रुखसत होता हूं, आओ संभालो साजे गजल,
नए तराने छेड़ो मेरे नगमों को नींद आती है। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीय से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। नजीर अकबराबादी बहुत ही प्रसिद्ध जो हैं वो शायर रहे हैं। नजीर अकबराबादी बहुत पुराने। इल्ताफ हुसैन हाली जैसे शायर रहे हैं। इन कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा। कौन सी रिवायत को तोड़ा? कि जो रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से पूरा जो था वो बंधा हुआ था उर्दू जो शायरी है, उस रवायत को तोड़ने वाले कौन थे? नजीर अकबराबादी, इल्ताफ हुसैन और हाली। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उनमें एक प्रमुख नाम कौन है? फिराक गोरखपुरी का भी इनमें नाम आता है। फिराक ने परंपरागत भाव बोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। ठीक है, फिराक गोरखपुरी ने जो उर्दू शायरी है उसके लिए क्या काम किया? उसके लिए नई भाषा शैली को अपनाया और नए ढंग से उन्होंने शायरी को लिखा, नए विषय भी जोड़े। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द जो है वो व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़ करके फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है। यानी कि इन्होंने अपनी शायरी को किससे जोड़ा है? जन जीवन से जोड़ा है। व्यक्ति के जो सुख दुख हैं, समाज के अंदर जो भी उसको विसंगतियां दिख रही हैं, उन सब से उन्होंने अपनी शायरी को जोड़ा है। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते, शेर क्या है कहे जाते हैं। ये जो है ये आप याद रखें, ये पंक्ति जो है वो आपके पेपर में आई हुई है कि शेर लिखे नहीं जाते, शेर कहे जाते हैं। ये कहाँ मिलती है? ये है फिराक गोरखपुरी में। यानी एक तरह का संवाद इसमें प्रमुख होता है। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की इस शैली को साध करके क्या किया है? आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। ठीक है, चाहे प्रकृति है, चाहे मौसम है, चाहे भौतिक जगत का सौंदर्य है, उन सबको उन्होंने क्या किया है? शायरी का विषय बनाया है और कहा है दिव्यता जो है वो भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो पंक्ति है आपके पेपर की दृष्टि से कि दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं होती, जिसे हम भौतिक कहते हैं वह दिव्य भी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छी भावना इसमें छिपी हुई है। ठीक है, फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। मुझे चांद चाहिए, मैयारी मैं चंद्र खिलौनों लहूं, जैसे बिंब आज भी बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना है, जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछा करके सोते हैं, चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से वो बच्चे निहाल हैं। कि जो एसी में रहते हैं बच्चे, जिनको पता ही नहीं कि रात को जो है वो आसमान कैसा दिखता है, तारे कैसे सुंदर लगते हैं, चंदा मामा कैसा दिखाई देता है, वो बच्चे जो हैं वो इस सौंदर्य से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। लेकिन जो बच्चे छतों पर चटाई बिछा करके सोते हैं, वही बच्चे इस प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा ले सकते हैं। ठीक है, मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले ही ना हो पर चंद्राभ रिश्तों का मर्म समझते हैं। कठिन दौर है यह, घर लौट कर बहुत रोए माँ बाप अकेले में। देखिए कितनी मार्मिक पंक्तियां हैं। मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं। देखिए, घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते नहीं थे मेले में। एक गरीब व्यक्ति की दुर्दशा का यहाँ मार्मिक चित्रण किया गया है कि मिट्टी के खिलौने भी सस्ते नहीं थे। बच्चों के लिए वो भी खरीद पाने की क्षमता नहीं रखते थे, इतना सामर्थ्य भी नहीं था।
कि बच्चे को मिट्टी के खिलौने देकर भी वो खुश कर पाए। देखिए कितना गहरा व्यंग्य और मार्मिकता छिपी हुई है इसमें। लोका देना घुटनियों में लेकर, कपड़े पहनाना, गेसुओं में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नर्म दमक, जिदियाया बालक, रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग हैं हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। यानी गांधी जी की भी ये इच्छा थी कि जो हमारी भाषा हो वो कैसी हो, उर्दू संस्कृत मिश्रित जो है वो भाषा हिंदुस्तानी जो है वो होनी चाहिए। गांधी जी का भी सपना था। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है, देख आईने में चांद उतर आया है, चांद की परछाई भी चांद ही है, कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला, रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक लाने के लिए छठे चमासे, पर्व त्योहार पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती है। दिवाली में चिन्नी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है, रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है, सावन का संबंध किससे है? चीनी घटा से है। घटा का जो संबंध बिजली से है वही संबंध भाई का बहन से है। ठीक है, अब इनकी जो रुबाइयां हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर वात्सल्य वर्णन किया गया है। देखिए, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। यहाँ पर एक माँ अपने बच्चे को जो प्रेम कर रही है, खिला रही है, उससे खेल रही है, वो सारा वर्णन जो है वो किया गया है। एक बिंबात्मकता जो है, बिंब शैली में ये सारी चीजें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, चांद का टुकड़ा यहाँ किसको कहा गया है? यहाँ पर चांद का टुकड़ा जो है वो बच्चे को कहा गया है। ठीक है, एक माँ के लिए एक बच्चा क्या होता है? चांद के टुकड़े से कम नहीं होता है। कि एक माँ अपने चांद के टुकड़े के समान बच्चे को लेकर के है, आंगन में खड़ी है, हाथों पर झुलाती है उसे गोद भरी, कि गोद में ले रखा है और हाथों पर उसे झूला दे रही है। बच्चे का मन बहलाने का, उसे प्रसन्न करने का पूरा प्रयास माँ के द्वारा किया जा रहा है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। कि माता जो है जब बच्चे को हवा में उछालती है, जोर से उसे उछालती है, तो बच्चा जो है वो खिलखिला करके हंस पड़ता है। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे को पता है कि अगर उसको उछाला गया है तो माँ जो है उसे गिरने नहीं देगी। वो विश्वास ही उसे हंसने के लिए क्या करता है? हंसने के लिए उसको प्रेरित करता है ना? तो गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसों में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेकर पहनाती है कपड़े। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया गया है। हम हर रोज ऐसा जो माहौल है देखते ही है घरों में, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी माएं जो हैं वो किस प्रकार मतलब उनके क्रियाकलाप होते हैं। कि माँ ने अभी अभी बहुत स्वच्छ जल से अपने बच्चे को नहलाया है, नहला कर के जो बाल उसके उलझ गए हैं, उन उलझे हुए बालों में उसकी माँ जो है वो सुंदर सी कंघी कर रही है, और बच्चा बड़े प्यार से अपनी माँ के मुंह को निहार रहा है, और माँ उसको गोडों में लेकर के जो है वो कपड़े पहना रही है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक बच्चों के घरौंदे में जलाती है दिए। कि जब किसी गरीब के घर में जब दिवाली आती है, यानी कोई तीज त्योहार आता है, तो उसका घर भी चमक जाता है, क्योंकि उस पर त्योहार के आगमन की खुशी में लिपाई पुताई की जाती है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, और जब वो माता पिता दिवाली के दिन बाजार में जाते हैं तो बच्चों के लिए चीनी के मीठे खिलौने जो हैं वो लेकर के आते हैं। हम देखते हैं ना, गुजरी वगैरह होती है मिट्टी की, चीनी की बनी हुई, जो खाने में बहुत आनंद जो है मिलता था, लेकिन आजकल बच्चे उन्हें खाना पसंद नहीं करते, ये पहले की बात है। वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदों में जलाती है दिए। कि वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक,
कि जो माता है उस दिन जो है अच्छी सजी हुई होती है, संवरी हुई होती है त्योहार की खुशी में, और एक बहुत ही सौहार्द सी चमक जो है उसके चेहरे पर होती है, और बच्चों के घरोंदे में जलाती है दिए। ठीक है, कि जो बच्चों का मतलब जो घर है, जैसे हम देखते हैं कि बच्चे बचपन में अपना एक जो है वो घर बना लेते हैं मिट्टी का या फिर किसी भी डंडी का, बांस का इत्यादि, तो माँ उनके अंदर भी क्या है, दिवाली का दीपक जला करके आती है। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है। लेकिन इधर से क्या है, बच्चा है जिद पर अड़ा हुआ है कि मुझे तो क्या चाहिए, चांद चाहिए। यहाँ पर सूरदास की वो पंक्तियां चरितार्थ हो रही हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूं। दर्पण दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। वहां यशोदा मैया जो है वो थाली में पानी डाल करके चांद को दिखा रही हैं, और इधर जो है वो माता जो है वो शीशा ले रखा है उसने, और अपने एक बच्चे को चांद का प्रतिबिंब उसके अंदर दिखा करके कह रही है, ले ये रहा चांद। तो बच्चे को किसी भी तरह से मनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो बच्चा जिद पर अड़ चुका है, क्योंकि चांद तो किसी भी अवस्था में लेकर आना संभव नहीं है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे भाई के है बांधती चमकती राखी। ठीक है, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, कि रक्षाबंधन के त्योहार का अब जिक्र आ रहा है कि रक्षाबंधन की सुबह है, और जो है चारों तरफ जो है वो रस से भरी हुई आंखें हैं, यानी आनंद ही आनंद चारों तरफ छलक रहा है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, कि आकाश, क्योंकि सावन के महीने में रक्षाबंधन आता है, तो आकाश के अंदर जो है वो हल्की हल्की जो है वो घटा छाई हुई है, बारिश आने वाली है, बहुत सुहावना मौसम हो रहा है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे भाई के है बांधती चमकती राखी, और बिजली जो है वो रह रह करके चमक रही है, और भाई के और बहन जो है वो भाई की जो कलाई है उस पर राखी बांध रही है। तो इन पंक्तियों के अंदर जो फिराक गोरखपुरी हैं, उन्होंने माँ के वात्सल्य वर्णन को माँ के वात्सल्य को दर्शाया है, और इसके अंदर दिवाली और रक्षाबंधन के त्योहार का जिक्र किया गया है। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे कि इसमें कौन कौन से त्योहार का जिक्र आया है। तो इसके अंदर दिवाली और रक्षाबंधन के त्योहार का जिक्र आया है। ठीक है, ये बात भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि कौन से त्योहारों का जिक्र आया है। एक रक्षाबंधन का जिक्र आया है और एक दिवाली का जिक्र आया है। रुबाई क्या है, उर्दू और फारसी का एक छंद है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है, तथा तीसरी पंक्ति क्या होती है, स्वच्छंद होती है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्या बताता है कि इसमें 4 तो पंक्तियां होती हैं, लेकिन तुक कहाँ मिलता है, पहली, दूसरी और चौथी में। ठीक है, और तीसरी पंक्ति में कोई तुकबंदी नहीं होती, अपने आप में ये स्वच्छंद होती है। ठीक है, देखिए हम देख ही रहे हैं कि इसमें पुतली, इसमें की, इसमें राखी, लेकिन तीसरी में कोई मतलब यहाँ ये मिल नहीं रही है, किसी भी तरीके से कोई तुकबंदी यहाँ नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये रुबाई है। ठीक है, तो आपने देखा ही है कि देखो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ये भी यही शामिल है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूं, ये पूछा जा सकता है कि किसकी पंक्तियां हैं, सूरदास की पंक्तियां हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नयनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये किसकी पंक्तियां हैं, सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियां हैं। शीस उतारे भुई धरे तब ही मिले करतार, ये किसकी पंक्तियां हैं, ये कबीर की पंक्तियां हैं। इन्हें भी आपको याद करना होगा, क्योंकि प्रश्न जो है वो यहाँ से भी बन सकता है, और प्रश्न बना हुआ भी है। ये पंक्ति जो है एक एचटेट के पीजीटी के पेपर में ज्यों की त्यों पूछी हुई है कि शीस उतारे भुई धरे तब ही मिले करतार। बताइए ये किसकी पंक्ति है, तो ये कबीर दास की पंक्ति है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो शब्द लोका देना, उछाल उछाल कर प्यार करना, हई है ही शब्द का मतलब होता है रात। ठीक है, ये है आपके शब्दार्थ। ठीक है, तो ये आपका
पाठ था जो आपके आरोह भाग 2 में शामिल है। ठीक है, आरोह भाग 2 में शामिल है। और कौन सा पाठ है? ये आपका 8वां पाठ है। ठीक है, 15 जो है वो रचनाएं शामिल की गई हैं किसमें? आरोह भाग 2 में। 8 हम कर चुके हैं और जो है वो 7 आपकी रहती हैं, जल्द ही उन्हें भी समाप्त कर लेंगे और फिर उसके बाद हम बितान को शुरू करेंगे। ठीक है, तो जितना संभव हो पाएगा हम आपके जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित रचनाएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।